फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बस दुआएं हैं, शुभकामनाएं, नजरें इनायत हैं आप लोगों की। चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग आज। कल फिगर ऑफ स्पीच के उस फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा हुई थी और उसी सीक्वेंस को आज आगे बढ़ाया जाए। ऑक्सीमोरॉन वास्तव में ये लैटिन वर्ड है, ऑग्जियस और मोरोना। ऑग्जियस कहते हैं अटैच को, मोरोना कहते हैं अपोजिट को। मोरोना मीन्स अपोजिट, ऑग्जियस मीन्स तो ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है व्हेन टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ अ थिंग आर अटैच्ड टू द सेम थिंग। जब किसी वस्तु के परस्पर दो विरोधी गुणों को उसी वस्तु के साथ अटैच कर दिया जाए तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होता है। हिंदी में उसी को आप लोग विरोधाभासी कहते हैं। मतलब एक ही वस्तु हो और परस्पर उसके दो विरोधी गुणों को जब उसी के साथ अटैच किया जाता है तो ऑक्सीमोरॉन है। जैसे लाइफ इज एल्बो, लेकिन एल लिख दिया है। लाइफ इज अ बिटर स्वीट। लाइफ इज अ बिटर स्वीट। अगर देखा जाए तो लाइफ एक ऑब्जेक्ट है। वैसे तो लाइफ एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एक थिंग के रूप में इसको हम मान सकते हैं। तो जिंदगी में दोनों गुण हैं, बिटरनेस भी है और स्वीटनेस भी। तो जब एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों को जो आपस में विरोधाभासी हों उन्हीं के साथ अटैच किया जाता है तो उसमें ऑक्सीमोरॉन होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी लिख सकते हैं, हिज ऑनर stood in his dishonor। एक एग्जाम्पल लिया जाए कि किंग जेम्स फर्स्ट was the wisest fool in whole Christendom। पूरे ईसाइयत में या ईसाई जगत में किंग जेम्स फर्स्ट वाइजेस्ट फूल था, बुद्धिमानतम मूर्ख था। और ये बात बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में या ब्रिटेन के इतिहास में एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद जब किंग जेम्स फर्स्ट ब्रिटेन के सिंहासन पर बैठा तो उसकी नीतियां तो अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अत्यंत मूर्खतापूर्ण था। तो किंग जेम्स फर्स्ट में दोनों गुण हैं, विस्डम का भी और फूलरी का भी। तो किंग जेम्स फर्स्ट के साथ दो परस्पर विरोधी गुणों को अटैच किया गया, वाइजेस्ट और फूल, तो इसलिए इसमें ऑक्सीमोरॉन हो गया। दूसरा, सो इनोसेंट आर यू। So innocent are and so cunningly presented
मित्रों, अगर देखा जाए तो इनोसेंट और कनिंगनेस, इनोसेंस और कनिंगनेस दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं। इसलिए इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ऑक्सीमोरन। अब काइंड क्रुएलिटी ऑफ सर्जन्स नाइफ। Kind cruelty of a surgeon's knife। एक सर्जन के नाइफ में अगर एक तरह से देखा जाए तो उसमें क्रुएलिटी भी है, क्योंकि ये चीड़ फाड़ का, लेकिन वो चीड़ फाड़ में ही काइंडनेस छिपी हुई है। तो एक सर्जन के नाइफ में प्रकट रूप से तो जो है क्रुएलिटी है, लेकिन अल्टीमेट एंड उसका क्या है? काइंडनेस है। तो काइंड क्रुएलिटी ये दोनों अटैच हैं किसके साथ? सर्जन्स नाइफ के साथ। इसलिए ये ऑक्सीमोरन है। अगले फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं, यूफेमिज्म। Euphemism, EUPHEMISM। थोड़ी स्पेलिंग जो है सही कर लें। EUPHEMISM। ये वास्तव में वर्ड है, ग्रीक जनरेटेड है। ग्रीक यूफियस कहते हैं, और यूफियस का मतलब होता है प्लीजेंट, सुखद। जैसे कि यूफोरिया है, जहाँ कहीं भी EU आपको किसी भी वर्ड, अंग्रेजी वर्ड के पहले EU मिल जाएगी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसका अर्थ क्या है? प्लीजेंट है। जैसे यूफियस है, यूफियस एंड इज इंग्लैंड, लिली ने लिखा था एनाटमी ऑफ विट, और उसका दूसरा पार्ट था यूफियस एंड इज इंग्लैंड। और यूफोरिया, तो जहाँ कहीं भी सुखद का एहसास हो वही जो है यूफिस्टिक कहलाता है। तो रूट वर्ड है यूफियस, और यूफियस का अंग्रेजी में मतलब होता है प्लीजेंट। इसका अर्थ ये हुआ इन यूफेमिज्म unpleasant is presented in pleasant way। or when disagreeable is presented in agreeable way। जब किसी अरुचिकर को रुचिकर तरीके से पेश किया जाए तो वहाँ पर यूफेमिज्म होता है। जैसे he has departed to his heavenly abode।
He has departed to his heavenly abode. Departed to his heavenly abode का मतलब dead. अगर ये कह दिया जाए कि वह मर गया तो थोड़ा सा ये डिसएग्रीएबल है या फिर अनप्लेजेंट है, लेकिन अगर इसी को ये कहा जाए कि वह स्वर्गवासी हो गए तो डेड को हमने जो कि अरुचिकर है रुचिकर तरीके से पेश किया। या हम ये कहें कि he has fallen asleep, वह हमेशा की नींद सो गए, वह मर गए, इसको न कह करके हमने क्या कहा कि वो हमेशा की नींद सो गए। इसका मतलब भी यही है कि ही इज डेड। अब अगर ये कह दिया जाए कि किसी अंधे को अगर अंधा कहा जाए तो ये अरुचिकर है, लेकिन अगर उसी को अंधे को सूरदास कह दिया जाए तो ये थोड़ा एग्रीएबल हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। यू आर टेलिंग अ फेयरी टेल, you are telling a fairy tale. अब फेयरी टेल कहने का मतलब क्या है कि लाई, झूठ बोलना। अगर हम किसी को ये कहें कि तुम झूठ बोलते हो तो ये उसके भावना के ऊपर एक तरह की चोट होगी, और उसी को ये कह दिया जाए कि यू आर टेलिंग अ फेयरी टेल तो ये रुचिकर हो गया। यानी जब किसी स्टेटमेंट को जो कि एम्बैरेसिंग हो, जिसको सुन करके सुनने वाले की भावना के ऊपर दिल पर ठेस पहुँचती हो, उसको न कह करके उसी बात को प्रकारांतर से दूसरी तरह से जो कि आहत न करे, तो इस तरह के कथन को हम यूफेमिज्म कहते हैं। अगला स्टेटमेंट लिया जाए, अगला फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस। एंटीथेसिस अगर एंटीथेसिस को एनालाइज किया जाए तो इसमें दो वर्ड हैं। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और थेसिस कहते हैं स्टेटमेंट को। एंटीथेसिस का अर्थ हुआ opposite statement. In antithesis a statement is presented in opposite and equal statement। जब किसी कथन को बिल्कुल उसी के बराबर विपरीत कथन के द्वारा व्यक्त किया जाए तो वहाँ पर एंटीथेसिस होता है। अब एग्जाम्पल अगर लें कि मैन प्रपोजेस, बट गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस एक स्टेटमेंट है, आदमी केवल इच्छा कर सकता है, बट गॉड डिस्पोजेस, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तो इस स्टेटमेंट का जस्ट इक्वल और अपोजिट स्टेटमेंट आपको मिला, गॉड डिस्पोजेस। तो इसमें क्या है? एंटीथेसिस है। अब एग्जाम्पल लें कि गिव दाई ईयर, पोलोनियस का स्टेटमेंट है, गिव दाई ईयर to everyone
Give thy ear to everyone, but few thy voice. But few thy voice. मतलब सुनिए सबकी, लेकिन अपने मन की बात बहुत ही कम लोगों से कहिए। एग्जाम्पल, ये पोलोनियस का स्टेटमेंट है हैमलेट में, और टू अर्न इज ह्यूमन। गलती करना मानवीय स्वभाव है, ये भी स्टेटमेंट हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट और बराबर का स्टेटमेंट क्या है? टू अर्न इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। लेकिन क्षमा करना एक दैवीय गुण है। गलती करना तो मानवीय स्वभाव है, लेकिन किसी को माफ करना, किसी को क्षमा करना, ये दैवीय गुण है। तो इस बात स्पष्ट है कि जब एक स्टेटमेंट का, एक थेसिस का जस्ट अपोजिट दूसरा स्टेटमेंट पेश कर दिया जाता है, तो वहाँ पर एंटी थेसिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एपिग्राम मिटा रहे हैं। ये भी दोनों लैटिन वर्ड हैं। एपी कहते हैं, एपी और ग्रामेटिका। एपी कहते हैं सेंटर्ड को, और ग्रामेटिका कहते हैं स्टेटमेंट को। अब थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है कि एपिग्रामेटिका इज ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग। It is brief pointed saying which strikes wonder to arrest attention. Of listener. यानी एक ऐसा संक्षिप्त कथन जो आश्चर्य पैदा करता है और उस आश्चर्य से श्रोता का, सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। जैसे a man cannot be too careful in choice of his enemy. कोई भी व्यक्ति इतना सावधान नहीं रह सकता है कि वह अपने दुश्मन का चुनाव करे। और मित्रों, यह जान लीजिएगा कि कोई दुश्मन होता ही नहीं है। जो आज आपका दुश्मन है, ये तय मानिए कि पहले आपका वो मित्र रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। A child is father of a man. At surface अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल बेतुकी एब्सर्ड लगती है कि एक बच्चा, हाउ कैन ए चाइल्ड बी द फादर ऑफ हिज ओन फादर, कि एक बच्चा अपने पिता का पिता कैसे बन सकता है। ये वास्तव में
स्टेटमेंट तो है, ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग है, और ये आश्चर्य भी पैदा कर रही है कि कैसे एक बच्चा अपने पिता का पिता हो सकता है। लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ ये है कि एक पिता के अंदर जो क्वालिटी होती है वही फ्लोरिश होती है, वही डेवलप होती है, विकसित होती है बच्चा जब बड़ा होता है। यानी एक पिता के जितने भी गुण और लक्षण हैं वो बच्चे में विद्यमान होते हैं। तो इसी में कहा गया है चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नो देन थाई सेल्फ, ऐसे हम क्रिटिसिज्म पर, ऐसे हम मैन पर है, नो देन थाई सेल्फ, presume not God to his ken, presume not God to his ken, proper study of a man, proper study of mankind is man. ये पोप का स्टेटमेंट है, ऐसे आप मैन के ऊपर है। इसका अर्थ बता सकते हैं आप लोग? नो देन दाई सेल्फ, प्रेस्यूम नॉट गॉड टू हिज कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। इसका मतलब क्या हुआ? हेलो, मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं आप लोगों तक? हेलो, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? जी बोलें। और कोई प्रयास करें भाई। बड़ा सीधा सा मतलब है डियर कि नो प्रिंसिपल, नो प्रिजम्पशन, नो डोगमा, नो थीसिस कैन बी incorporated related to the existence of God. Some say there is God and some denies the very existence of God. Some say that it is carnate, concrete, some say it is inconcrete. Some thesis states that God is nirakar, formless, and some states that it is full of form, that is concrete. तो ईश्वर के संबंध में जो दुनिया भर के बाद पेश किए गए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग ईश्वर की सत्ता को इनकार करते हैं, और कुछ लोग शैव मानते हैं, शाक्त मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गॉड इज प्रेजेंट इन हिज एब्सेंस, कि अनुपस्थिति में ही उसकी उपस्थिति है। तो ईश्वर के संबंध में जितनी भी धारणाएं हैं वो अंततः बात की ओर ले जाती हैं। तो पोप ये कहता है कि ईश्वर के संबंध में कोई भी अवधारणा, कोई सिद्धांत बनाना ये निहायत बेवकूफ़ी है। देयर शुड बी नो प्रिजम्पशन रिलेटेड टू गॉड. नो देन thyself. A man is self-realized, a man is soul encountered, then he can frame a thesis whether God is or God is not. जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तो फिर उसे ईश्वर के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में किसी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना होता है। इसीलिए कहता है कि नो देन thyself, खुद को जानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, स्कैन कहते हैं विश्लेषण करने को। ईश्वर के संबंध में कोई भी धारणा, कोई विश्लेषण, कोई सिद्धांत प्रतिपादन करना निहायत बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। जैसे प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, कि अगर हम एक व्यक्ति के चरित्र को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लें तो निश्चित रूप से संपूर्ण मानवता के चरित्र और उसकी विशेषता के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब छोटा सा जैसे एक उदाहरण ले लें आप,
कि सागर के पानी का अगर विश्लेषण करना हो, सागर के पानी का टाइट्रेशन करना हो अगर लेबोरेटरी में, तो पूरे समंदर को जो है हम टाइट्रेट नहीं कर सकते। बस सागर की एक बूंद का अगर हम लेबोरेटरी में परीक्षण कर लें, उसकी विशेषता के बारे में जान लें, तो सागर की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ में आ जाएगी। तो वही बात तो है कि नो देन thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man। समझ में आ गई बात? इन द जाजे हेलो चलिए अब एक दूसरा इन द मिड्स ऑफ लाइफ, फिर वही पोप का स्टेटमेंट है, और सॉरी शेक्सपियर का, इन द मिड्स ऑफ लाइफ वी आर डेड। In the midst of life we are dead। ये स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट है जस्ट टू अरेस्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर कि जिंदगी के इस महासागर में हम जो है मरे हुए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? वैसे देखा जाए तो प्रतिपल हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं, कहने को तो हम जीवित हैं, लेकिन जिंदगी के साथ प्रतिपल मृत्यु भी घटित होती चली जा रही है। इसीलिए कहा है कि इन द मिड्स ऑफ लाइफ वी आर डेड। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है कल तक खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि 40 का डिस्कस करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक हाइपरबोल, पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ जी। हाइपरबोल का मतलब बोलो बढ़िया क्या है? हाँ अतिशयोक्ति, हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ चलिए ठीक है। ये भी ग्रीक वर्ड है हाइपेरिया। अच्छा ये आप लोगों को देखो, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो सब लैटिन और ग्रीक जनरेटेड हैं। हाइपेरिया और बोलोनस। हाइपेरिया कहते हैं बियॉन्ड को, यानी एक्सट्रीम को। इसी से हाइपर है। हाइपर का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा हो, एक लिमिट से ज़्यादा हो, या एक्सट्रीम। और बोलोनस कहते हैं डियर स्टेटमेंट को। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। जब किसी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर दिया जाए, यानी उसके प्रॉपर लिमिट के बियॉन्ड फेंक दिया जाए, परे फेंक दिया जाए, तो वही क्या हो जाएगा? हाइपरबोल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर जितने भी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, अगर आप उसको लिटरली डिस्कस कर लेंगे, शब्द को अगर आप जान लेंगे, तो निश्चित रूप से परिभाषा और जो एग्जाम्पल होगा वो आपकी समझ में आ जाएगा। अब हाइपेरिया और बोलोनस यानी किसी स्टेटमेंट को व्हेन, और स्टेटमेंट इज एक्सैजरेटेड। When a statement is exaggerated, exaggerated का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना। जब किसी कथन को आवश्यकता से ज़्यादा, ये भी कह सकते हैं कि when a statement is when a statement is presented in a way, presented in a way which gives the sense of excess, which gives the sense of extreme। जब किसी कथन को उसके
वास्तविक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति या हाइपेरिया बोलोनस या हाइपरबोल होता है। इटारे एग्जाम्पल देखते हैं। इफ रिवर्स आर ड्राई, if rivers are dry, why fear? I can fill them up. I can fill them up with tears. अगर नदियां सूख जाती हैं तो डर किस बात का, मैं उन्हें अपने आंसुओं से भर दूंगा। Whether it is possible to fill a river with tears? क्या ये संभव है कि किसी नदी को आंसुओं से भरा जा सके? कहने का मतलब बहुत ज़्यादा रोने को ओवर एग्जेजरेटेड कर दिया गया। दोस्तों एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। चर्चा हम लोग कर रहे थे हाइपरबोल की, जिसको आप लोगों ने कहा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी स्टेटमेंट को उसकी वास्तविक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए तो वहाँ पर हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल में एक रिवर्स आर ड्राई व्हाई फियर, आई कैन फिल देम अप विद टीयर। अगर नदियाँ सूख जाएं तो किसी डर की बात नहीं, किसी खौफ की बात नहीं, दुख की बात नहीं है। अगर नदियाँ सूख जाती हैं तो मैं उन्हें अपने आंसुओं से भरने में सक्षम हूँ। यानी स्टेटमेंट को ओवर एग्जेजरेटेड कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल गर्ट्रूड का है। ओ हैमलेट, दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। ट्वेन का मतलब होता है इन टू पार्ट। कि हैमलेट तूने मेरे दिल को दो टुकड़ों में बांट दिया। यानी कि बहुत ज़्यादा दुख देने, आहत होने को किस रूप में पेश किया जा रहा है? क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। यानी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। द रिवर ऑफ ब्लड रैन थ्रू बैटल फील्ड। युद्ध भूमि में खून की नदी बह गई। यानी बहुत ज़्यादा रक्तपात को खून की बहती हुई नदी के रूप में दर्शाया गया, इसलिए ओवर स्टेटमेंट हो गया, यानी कि यह हाइपरबोल हो गया। चलिए डियर आगे देखते हैं। आप मिटा रहे हैं। आगे है सीनिक दोषी। स्पेलिंग SYNECDOCHY। सीनिक दोषी वास्तव में खुद में ही ये जो है ग्रीक वर्ड है when। पार्ट इज प्रेजेंटेड as whole and whole is presented through part। जब अंश से पूर्ण और पूर्ण से अंश का बोध कराया जाए तो वहाँ पर सीनिक दोषी होता है, जो कि खुद ही ग्रीक वर्ड है। फिर से सुने, जब अंश से पूर्ण का और पूर्ण का अंश से बोध कराया जाए तो उसमें सीनिक दोषी होता है। एग्जाम्पल अगर हम लें कि गिव अस आवर डेली ब्रेड। गिव अस आवर डेली ब्रेड। ओ लॉर्ड, परमेश्वर हमें प्रतिदिन की रोटी मुहैया कराएं। तो भोजन में जो है वो केवल ब्रेड ही नहीं है, बल्कि
पूरे फूड को, यानी कि ब्रेड एक पार्ट है, अंश है, तो पूरे भोजन का एक अंश है ब्रेड। तो ब्रेड से तात्पर्य क्या है हमारा? भोजन का। तो इसमें आपने देखा कि पार्ट से किसका बोध कराया जा रहा है? होल का बोध कराया जा रहा है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लें कि इंडिया वन by an innings against England. अब इंडिया वन, इंडिया का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम को हमने संपूर्ण से जो है व्यक्त किया, इंडिया वन बाय एन इनिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। भारत इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी से जीत गया। तो इंडिया जो कि होल है, और इसको किसके द्वारा जो है प्रेजेंट किया गया? इंडियन क्रिकेट टीम जो कि पार्ट है इंडिया का। तो जब पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण का बोध कराया जाए तो वहाँ पर सिन दोषी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें हम, अगला जो है फिगर ऑफ स्पीच। ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगर हम इसकी एनालिसिस करें, ट्रांसफर्ड का मतलब विच इज ट्रांसफर्ड, और एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव होता है डियर। तो जब एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाए, कहने का मतलब एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। और जब उस एडजेक्टिव को हम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ अटैच कर देते हैं तो वही जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। व्हेन एन एडजेक्टिव is transferred and attached when an adjective is transferred and attached to another noun which it does not qualify, जब एक एडजेक्टिव को हम ट्रांसफर कर देते हैं और किसी दूसरे नाउन के साथ अटैच कर देते हैं जिस नाउन की विशेषता ये नहीं बताता है, तो वहाँ पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। अगर एग्जाम्पल हम लें कि he passed a sleepless night, he passed a sleepless night। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नाइट स्लीपलेस होती है? बोलिए, नाइट स्लीपलेस नहीं होती है, निद्राविहीन नहीं होती है, बल्कि सोने वाला निद्राविहीन होता है। तो इस एडजेक्टिव को कहाँ अटैच होना चाहिए? प्रोनाउन ही के साथ। तो होना क्या चाहिए था स्टेटमेंट प्रॉपर कि स्लीपलेसली ही पास्ड नाइट, लेकिन उसको जो है ही स्लीपलेसली पास्ड नाइट।
अब इस स्लीपलेस को उठा करके नाइट के साथ अटैच कर दिया गया तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लें, द प्लाउमैन होमवर्ड। The plowman homeward plots his weary way. इसमें जरा बताइए कि कौन सा एडजेक्टिव है जो ट्रांसफर हुआ है। सीधी सी बात है, वियरी। कोई रास्ता थका हुआ नहीं होता है बल्कि राहगीर थका हुआ होता है, तो प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए? द वियरी प्लाउमैन, द वियरी प्लाउमैन प्लॉट्स हिज वे। लेकिन इस वियरी को जो प्रॉपरली अटैच होना चाहिए प्लाउमैन के साथ, इसको उठा करके कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? वे के साथ। तो स्पष्ट है कि जब एपिथेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी जिस प्रॉपर नाउन को इसे क्वालिफाई करना चाहिए उससे हटा करके किसी दूसरे नाउन के साथ अटैच कर दिया जाए, तो वहीं पर ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाता है। मित्रों, कुछ अर्जेंट काम आ गया है और कल मिलते हैं। हाँ, शाम को अगर देखिएगा